फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की भारी मांग पे सीरीज को कंटिन्यू किया जा रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1857 के। इसमें हमने बाकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बना दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है पहले जाके आप प्ले लिस्ट में आके उसे देख लीजिए वीडियो को, एंड देन इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बेनिफिशियल होगी आपके लिए कुछ ज्यादा ही। बात करेंगे भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का विस्तार के बारे में, समझेंगे एक एक करके। आप हर बार सुनते हो अंग्रेजों के बारे में, बट आप समझोगे कि बेसिकली भारत के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज थे और किसे देख के अंग्रेज भारत में आते हैं और यूरोपीय कंपनियों किस प्रकार से आगमन होता है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। अगर बात की जाए हमारा प्यारा भारत, तो अपने मसालों के लिए आप देखोगे, और हाथी दांत के लिए, ठीक है, और कीमती पत्थरों के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए, रेशमी वस्त्रों के लिए, काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। क्या था? काफी ज्यादा हमारा प्यारा भारत प्रसिद्ध था। और मसालों की मांग तो भारत की अगर बात की जाए तो अरब में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा कहाँ? यूरोप में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा चीन में भी देखने के लिए मिलती है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे भारत के मसाले की खुशबू जो है वो यूरोप तक, चीन तक और अरब तक पहुंच चुकी थी। तो आप देखोगे सबसे पहले इंडिया को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? भारत की समुद्र मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? अब हम इसके बारे में समझने वाले हैं। तो आप देखोगे जो भारत है, भारत को वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली है, यानी पुर्तगाली व्यक्ति हम बोल सकते हैं। ये जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है? वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा जो है आप देखोगे कब आता है? 1498 को ये आता है, और इसके द्वारा किसकी खोज की गई? भारत की खोज की गई। यानी कि भारत के मसालों की खुशबू यूरोप तक पहुंच चुकी है। वास्को डी गामा आ चुका है और इसने देखा कि भारत के मसाले बहुत अच्छे, स्पाइसेस बहुत अच्छे, काली मिर्च देख सकते हैं, लौंग, इलायची, इन सब चीजों को देख के ये क्या करता है? अपने साथ कहां ले आता है? अपने साथ ये यूरोप ले जाता है। कहां ले जाता है? यूरोप ले जाता है। और इससे 60 गुना मुनाफा होता है। कितने गुना मुनाफा होता है? 60 गुना। समझ सकते हैं आप? जब ये 60 गुना मुनाफा होगा, फायदा होगा, तो नॉर्मल सी बात है दोबारा आएगा। तो इसीलिए यानी अपने नाव के अंदर इतने सारे मसालों को लेके यूरोप पहुंचा। जब से 60 गुना मुनाफा हुआ तो ये दोबारा भारत में आता है। कब? 1502 में। कब आता है? 1502 में। उसके बाद ऐसे मुनाफा होता गया, इसका लालच बढ़ता गया, फिर ये दोबारा आता है 1503 में, और फिर इसका लालच बढ़ा और फिर आता है 1524 में। आप जानते हो ज्यादा लालच करना बुरी बला है। तो 1524 में भारत में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसकी हो गई है मृत्यु। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई है भारत के अंदर यूरोप से? पुर्तगाली कंपनी आई है। पुर्तगालियों के बाद कौन आए हैं? डच आए हैं। डच के बाद कौन आए हैं? अंग्रेज आए हैं। अंग्रेज के बाद कौन आए हैं? आप देखोगे कि ये सारी फ्रांसीसी आई है। सारी की सारी कंपनियां आती हैं, भारत में ट्रेडिंग करती है, व्यापार करती है, और सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक कौन रहती है? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेजों का शासन देखने के लिए मिलता है। चलिए समझते हैं इसे और डीपली थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा समझिएगा मैं आपको क्या समझा रही हूँ। यानी कि इसमें कंपनी तो काफी लॉन्ग टाइम तक रहती है, बट सबसे पहले कौन आए थे समझते हैं सीरीज वाइज, यानी कि हम श्रेणी के क्रम में समझने वाले हैं। पुर्तगाली कंपनियों का आगमन, यानी यूरोप में बात करें, यूरोप में जो कंपनियां हैं, यूरोपीय जो कंपनियां हैं उनका आगमन कहाँ हो रहा है? आगमन कहाँ हो रहा है इनका? भारत में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भारत में। तो इसे समझेंगे। तो पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली। और पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं? डच आते हैं। कौन आते हैं? डच। डच के बाद कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं। कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज के बाद कौन आते हैं? डेनमार्क आते हैं। डेनमार्क के बाद कौन आते हैं? फ्रांसीसी आते हैं। कौन आते हैं? फ्रांसीसी आते हैं।
तो देखिए सबसे लॉन्ग टाइम जो सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, अगर बात की जाए इसकी तो ध्यान सुनिएगा, ये जो डच है ना वो अंग्रेजों से पहले नहीं आई है, इससे लास्ट में आई है। यानी कि जो अंग्रेज हैं वो 1600 में ही आ गए थे भारत में। कब आ गए थे? 1600 में ही आ गए थे। बट इनके द्वारा 1613 में, कब? 1613 की बात कर रहे हैं, इनके द्वारा कारखाने को स्थापित किया गया। किसे स्थापित किया गया? कारखाने को। अगर बात की जाए तो बट इन अपोजिट वे आप देखोगे डच को, तो डच जो है वो 1602 में आए हैं, इनसे लेट आए हैं 1602 में। बट ये अपने काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं, 1605 में ही कारखाने को स्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कारखाने को। आप देखोगे कारखाने को स्थापित कर देते हैं। गुजरात के सूरत में अगर बात की जाए, इनके द्वारा कारखाने को शुरू कर दिया जाता है। बट सबसे ज्यादा दिक्कत किसे हो रही थी? अंग्रेजों से दिक्कत हो रही थी भारत के लोगों को, क्योंकि अंग्रेज जबरदस्ती जो है आप देखोगे नील की, कपास की खेती करवा रहे थे, जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो खराब हो जा रही थी। इसके अलावा क्या है? काम भी करवा रहे हैं और पैसे वेतन भी बहुत कम दे रहे हैं, लोगों के साथ दुर्दशा कर रहे हैं, बहुत ही गलत व्यवहार कर रहे हैं, और इसी के वजह से सब लोग अंग्रेजों से परेशान हो गए थे। अब थोड़ा समझेंगे कि अंग्रेज इतने आसानी से नहीं मिला उन्हें भारत और भारत पे प्रभुत्व। आप सही तरीके से अगर समझोगे तो भारत पर इनका जो शासन है, भारत पर बात की जाए शासन को जो पूरा कायम किया है वो अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा समझेंगे? अंग्रेजों के द्वारा। यानी अंग्रेज जो है जिसे हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोलते हैं हम इसे? ईस्ट, आप जानते ही हो इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका प्रभुत्व बड़े ही मुश्किल से 1757 में देखने के लिए मिलता है, जो कि प्लासी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का। तो आपको समझ आया प्लासी के युद्ध के माध्यम से है। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? पुर्तगाली जो है ब्रिटिश से काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया इन्होंने? सोचा कि क्यों ना पुर्तगालियों के साथ हम बोले अगर फैमिली वाला रिलेशन कर लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, जो पुर्तगाली हैं है ना, तो ब्रिटिशों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पे जो उनके राजा थे, यानी ब्रिटेन के राजा जो थे चार्ल्स द्वितीय। कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। उन्होंने विवाह कर लिया पुर्तगाली जो महारानी थी, आप देखोगे उनके द्वारा विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो उन्हें दहेज में मिला बॉम्बे, जो कि आप देखोगे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। तो इस प्रकार से पुर्तगालियों से ब्रिटिश का अच्छा संबंध हो गया, जिससे वो किसी प्रकार की दिक्कत करने वाले नहीं है। समझ आया? और बाकी जो कंपनी है, जैसे डच सुना आपने, फ्रांसीसी सुना आपने, डेनमार्क सुना, ये वापस भी चली जाती है व्यापार करके। पर जो लॉन्ग टाइम तक जो रहे वो अंग्रेज रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज लगभग 7 सालों तक मुगल शासकों से बोलते रह गए थे कि हमें व्यापार करना है, व्यापार करना है, परंतु इनके प्रस्ताव को बार बार ठुकराया जा रहा था। और बाद में आप देखोगे कि 1707 में जब आप देखोगे औरंगजेब की मृत्यु होती है, तब इस प्रस्ताव को कहीं ना कहीं वो अपने आप ही अपना लेते हैं, काफी दिक्कतों के बाद। अब प्लासी के युद्ध की अगर बात की 1757 में होती है, इसमें क्या है, हम बात करेंगे सिराजुद्दौला की। किस बात करने वाले हैं? सिराजुद्दौला, यानी बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और वो जो है उनका बंगाल पे काफी प्रभुत्व था, और बंगाल जो है काफी विस्तृत था, काफी व्यापक था अपने आप में अगर बात की जाए तो इसमें वो काफी, सिराजुद्दौला काफी ज्यादा गुस्सा थे। किससे? अंग्रेजों से। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है उन्हें बस इतना ही बोला गया था कि वो भारत में आए, व्यापार करें और वापस अपने घर चले जाएं। बट उन्होंने बनाना स्टार्ट किया किला, यानी किलेबंदी करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? आप देखोगे किलेबंदी करना शुरू कर दिया। किलेबंदी यानी अपने लिए राजमहल बनाना शुरू कर दिया, एक राजा के समान अपने जीवन को बिताना शुरू कर दिया, जीवन यापन करना शुरू कर दिया। तो सिराजुद्दौला को यह बात पसंद नहीं आई और इनके द्वारा प्लासी के युद्ध को छेड़ दिया जाता है। आप देखोगे कि बेसिकली अब क्या हुआ, इन्हें पता है, अंग्रेजों को पता है सिराजुद्दौला से जीतना मुश्किल है, काफी दिक्कत की बात है, इसीलिए अंग्रेजों ने की गुटबाजी। आप जानते हो फूट डालो राज करो की नीति, यानी भड़काने का प्रयास करना या फिर खरीदने का प्रयास करना, साम दाम दंड भेद के माध्यम से। आप देखोगे जो पीर जाफर है, कौन है पीर? अगर बात की जाए जाफर की, पीर जाफर को, और इन्हें क्या कर दिया गया? इन्हें कहीं ना कहीं खरीद लिया गया,
ठीक है। और इन लोगों को बोल दिया गया कि आप जो है हमारे साथ हो जाओ। तो पीर जाफर अंग्रेजों के साथ हो जाता है और सिराजुद्दौला जैसे ही अपनी सेना को लेके जाते हैं अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए, तो पीर जाफर अपनी सेना को पीछे की ओर ले लेता है, जिससे कि सिराजुद्दौला की सेना जो है वो टुकड़ियों में बट जाती है और टूटने की वजह से सिराजुद्दौला जो है वो हार जाते हैं षड्यंत्र के माध्यम से। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों का कहीं ना कहीं बोलते पिट्ठू कौन बन गया, है ना, अंग्रेजों का तलवा चाटने वाला कौन बन गया है, पीर जाफर। इसलिए पीर जाफर को बंगाल का बना दिया गया नवाब। क्या बना दिया गया, बंगाल का नवाब। चलिए कर्नाटक के बारे में समझते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध आप देखोगे 1746-1748 के बीच में होता है। यह ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारियों के लिए होता है कि ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी राजा कौन बनेगा, इस विवाद को लेके ये होता है। फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, पूरा का पूरा प्रभुत्व कायम कर लिया, लेकिन एकल लॉ साफेल संधि 1748 से ब्रिटिशों को लौटा दिया गया। यानी ब्रिटिश इसमें क्या हो जाता है, बोल सकते हैं हार जाते हैं कहीं ना कहीं। किसकी पावर से, फ्रांसीसियों की पावर से, शक्ति से। और आप देखोगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध आप देखोगे 1749 से 1754 के बीच में होता है और यह युद्ध कर्नाटक और हैदराबाद के गद्दी के विवाद को लेके होता है कि भाई इस गद्दी पे अब कौन राजा बनेगा, किसका वर्चस्व होगा। शुरुआत में फ्रांसीसी सफल होते थे, लगता है फ्रांसीसी जीत जाएंगे और ब्रिटिश दोबारा से धूल चाटेंगे, यानी कि हार जाएंगे, परंतु वो हारते नहीं है। अगर बात की जाए, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की राजनीति से अंग्रेज फिर मजबूत हो जाते हैं। आप देखोगे जो रॉबर्ट क्लाइव है उनकी राजनीति जो थी उससे काफी मजबूत हो जाते हैं। अब आप देखोगे इसके अंदर क्या होता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वांडीवास 1760 की आप देखोगे लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और फाइनली फ्रांसीसी वापस चले आते हैं और अंग्रेजों का वर्चस्व कायम हो जाता है। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को देख के मत छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मोटिवेशन के साथ आगे चलते हैं इसके क्वेश्चंस के। आगे समझिए क्या बता रखा है आपको। अब देखेंगे ये जो अंग्रेज है ना कहीं भारत में सुधार भी कर रहे हैं, परंतु लोग और लालच सब उनका है। आप देखोगे राजनीतिक कारण के अंदर। अब अगर बात की जाए राजनीति के अंदर, यानी राजनीति के अंदर भारत में किस प्रकार से जो अंग्रेज हैं उनके नियम चल रहे थे। तो जो अंग्रेज है इनके द्वारा देखोगे कि डाक सुविधाएं ठीक की जाती हैं। इसके अलावा आप देखोगे रेल लाइन यानी रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं इनके द्वारा ही। आप देखोगे यानी रेलगाड़ी की पटरी बिछाना, डाक सुविधाएं देना और टेलीग्राफ वगैरह की सुविधाएं देना, इस प्रकार की निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं ताकि अंग्रेजों को दिक्कत ना आए। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, वास्को डी गामा पुर्तगाली था, आप जानते हो। जब वो भारत आया था तो भारत के मसाले कैसे लेके गया था, नाव के माध्यम से ना। तो दिक्कत यह आती थी जलमार्ग से कि कभी कभार जो माल है किसी और दिशा में पानी के बहाव से चला जाता था, कभी कभार डूब जाता था। इसीलिए रेलगाड़ी का इन्वेंशन करना काफी इंपॉर्टेंट हो गया था, कंपल्सरी हो गया था। किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। इसलिए इनके द्वारा रेल की पटरियों को बिछा के कहीं ना कहीं रेलगाड़ी का, डाकघर का, टेलीग्राफ का इस प्रकार से सुधार करना शुरू कर दिया गया ताकि वो कम वक्त में ज्यादा माल यूरोप में पहुंचा सके और जितना ज्यादा माल यूरोप में जाएगा उतना बेनिफिट इनका होगा। यानी कि भारत के अंदर ही यानी ब्रिटेन से भारत की सत्ता को चला रहे हैं, भारत के शासन को चला रहे थे। कौन चला रहे थे, अंग्रेज। इनके द्वारा ही आप जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही आप देखोगे क्या लेके आया गया था, स्थायी बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त, स्थायी। आप देखोगे कि व्यवस्था लाई गई थी, व्यवस्था इसे बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और इनके द्वारा ही रेलगाड़ी बंदोबस्त लेके आया गया था। ठीक है, अब वो कई सारी महलवाड़ी बंदोबस्त ये लेके आए थे। कई सारी चीजें हैं। अब ध्यान सुनिएगा, स्थायी बंदोबस्त मैंने पहले करा दिया है और आपको उसके अंदर बताना भी है स्थायी बंदोबस्त था क्या। बेसिकली हल्का फुल्का लिटिल बिट आपको एक्सप्लेन करना है। स्थायी बंदोबस्त हम देखोगे कि अंग्रेजों के द्वारा एक फिक्स पेमेंट वाला सिस्टम था जिसके अंदर
टैक्स जो है उसे फिक्स कर दिया गया था। बाद में दिक्कत आने लगी, जमींदार जो है कहीं ना कहीं अपने लोभ लालच के चक्कर में कहीं ना कहीं किसानों का दोनों तरफ से शोषण हो रहा है, अंग्रेज भी कर रहे हैं और साथ में कौन कर रहे थे, अब देखो जमींदार भी कर रहे थे। इसलिए लेके आगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए रैयत होते क्या है। रैयत का मतलब किसान होता है, यानी कि सीधे जो टैक्स होगा वो किसान देंगे, किसे, अंग्रेजों के। अब हल्का हल्का समझेंगे, महलवाड़ी बंदोबस्त के अंदर क्या होता है कि जो पूरी राजस्व की राशि है वो पूरा का पूरा गांव जो है चुकाएगा, कोई एक किसान नहीं चुकाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।